जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि हम देखते आ रहे थे इस प्लेटफ़ॉर्म पर तमाम जो वर्तमान में चर्चित जो बिंदु रहते हैं उन सभी को, चाहे हमारा एक अर्थव्यवस्था को लेकर के हो और सामाजिक व्यवस्था को लेकर हो और वैज्ञानिक तकनीक को लेकर के हो, इस प्रकार के जो चर्चा में रहते हैं और इस प्रकार के जो फैक्ट आते हैं जिन्हें समझ पाना, उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाना, वो हमारे लिए थोड़ा सरदर्द हो जाते हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का उपयोग करते हुए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम देखते तो हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने वाला है। लेकिन वो क्यों होने वाला है, क्यों होगा, उसके पीछे का कारण क्या है, उस चीज़ को हम डिटेल से नहीं जान पाते। आज देखना, समय सबके पास है, लेकिन फ्री कोई नहीं है। समय सबके पास है, लेकिन फ्री कोई नहीं है। वही कहावत कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ न होना, इस प्रकार की लोकोक्ति हमारे इन शॉर्ट जो रील हैं उन पे सही फिट से बैठती है। तो हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा हमने पिछले दिनों जाना था कि हीट वेव को लेकर के किस प्रकार की आपने देखा होगा, सबसे पहले जो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और डिटेल इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की थी। उसके बाद में तमाम खबरें जो आपको देखने को मिली होंगी वो इस प्रकार की थी, लेकिन गहराई से बात जो हमने उस हीट वेव को लेकर के, सुपर अल नीनो को लेकर के, या पिछली क्लास सीसीटीवी कैमरों, जो चाइना के जो कैमरे थे हाई विजन वाले, उनको लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के हमारे देश में किस प्रकार की ये जासूसी के तौर पर ये कार्य कर रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर बात करते हुए हम आज पहुंचे हैं अपने। इसमें थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया था कि कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से समय पर उपलब्ध न होने के कारण आज हम आपके समक्ष इसको प्रस्तुत कर रहे हैं और हम जानेंगे कि ये क्या है। और सरकार जो माननीय अभी राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये इस प्रकार का एक भाषण दिया था कि अब एथेनॉल से उड़ेंगे विमान। एक सोचने वाली बात है कि एथेनॉल से, देखिए, दोनों जब भी कोई बात होती है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हर व्यक्ति के दिमाग में तो नहीं होता, लेकिन कुछ व्यक्ति के दिमाग में पॉजिटिव होता है, कुछ व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिव होता है। लेकिन जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव को सही या गलत के रूप में जब भी हम करेंगे तो उसके दोनों बिंदुओं को हमें जानना होता है। उन्हीं दोनों बिंदुओं को हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या है मामला, क्या है मुद्दा, और ये किस प्रकार से लोगों का तर्क संगत बना हुआ है। तर्क संगत कहना इसलिए सही है क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि इथेनॉल से वर्तमान में जो अभी 20% E20 के नाम से जो चलाया जा रहा है, सभी पेट्रोल पंप, जो भी फ्यूल ईंधन है, स्रोत हैं, उन सभी पे E20 का जो लागू किया गया है, उसको लेकर के जो पुराने वाहन थे उनमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनके इंजन पे समस्याएं आ रही हैं, गाड़ी स्टार्ट होने में, उनके गाड़ियों के इंजन जो क्षमता रहती है उसमें कमी होने को मिल रही है। ऐसा तर्क और वितर्क वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उन सभी को हम बारीकी से जानते हुए इस प्रकार चलेंगे और हम देखेंगे कि क्या है 100% ब्लेंडेड पेट्रोल। 100% ब्लेंडेड का मतलब ये हो गया हमारा कि हम अधिक से अधिक, देखिए एथेनॉल अभी जो 20% चल रहा है, 20%, ये 100% एथेनॉल से कोई भी वाहन नहीं चल सकते। जब भी हम 100 की बात करते हैं तो उसमें इथेनॉल का जो मात्रा रहती है वो अधिकतम 95%, 95% ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर उससे ज़्यादा होगी तो हम ये मान लेंगे कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, केवल और केवल इथेनॉल से ही चलेगा, जो कि संभव नहीं है। लेकिन आने वाले समय में तकनीकी का प्रयोग करके हो सकता है उस पे हम सफल प्रयोग करके उस चीज़ को अमल में लेकर के आएँ। तो हम जानेंगे इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल वो होता है जो प्राकृतिक चीज़ों से, प्राकृतिक जो हमारे हैं उन सभी से उसको बनाया जाता है। इसी प्रकार से पेट्रोलियम की परिभाषा पढ़ी होगी हमने, पेट्रोलियम क्या
लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व आई उथल-पुथल के कारण जीव-जंतु पृथ्वी में दब गए थे। उन सभी दबे हुए जीव-जंतुओं के जीवाश्म से पैदा होने वाला जो ईंधन था, उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब पेट्रोलियम हमारा तरल में आता है, गैस में आता है और ठोस में आता है। हर वो 3 द्रव्य जिसे बोलते हैं, तरल, ठोस, गैस। इस प्रकार का जो हमें प्राप्त होता है, ऐसे ही ये इथेनॉल है और ये हमारा प्रकृति में जो भी हम पैदावार होती है उससे प्राप्त होता है। ये तुरंत की तुरंत होता है। जो पेट्रोलियम है वो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व आई उथल-पुथल के कारण उसके जीवाश्म से बने थे, उससे प्राप्त होता है। तो क्या है, विमानन ईंधन में इथेनॉल, भारत का बड़ा फ्यूल शिफ्ट, वैश्विक संकट से आत्मनिर्भर ऊर्जा तक का सफर, कैसे खेती का अपशिष्ट, एग्री वेस्ट, हवाई यात्रा के भविष्य को बदल रहा है। देखिए, खेती का जो भी अपशिष्ट होता है, मतलब हम उसको प्रयोग में नहीं ले पा रहे हैं, हम अपने आप में उसको नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो हम इथेनॉल के माध्यम से उसको विमान चलाने के लिए या ईंधन चलाने के लिए उसको प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये इस प्रकार का, ये चलते-चलते पेट्रोल की दुनिया में ये इथेनॉल की चर्चा कैसे आ गई? तो हमें सोचना होगा कि लगभग 5 वर्ष पहले से रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है। इसी प्रकार से लगभग 2 महीने से ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। ईरान के पास में गैस, पेट्रोल इनका भंडारण है, उसके पास वहाँ का स्रोत है, तो वहाँ से ये इस प्रकार का हमारे लिए पेट्रोलियम है वो आना हर समय और हमारे अनुसार संभव नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान सरकार के जो मंत्री जी हैं, नितिन गडकरी जी, उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया और कहा कि हम भविष्य में इस प्रकार का एक प्रयोग कर पाएंगे और उससे हम अपने विमानों को चला पाएंगे। क्योंकि देखिए, युद्ध होने से, जो देश से युद्ध हो रहा है, जो देश युद्ध कर रहा है, उन देशों का नुकसान तो होता है, लेकिन उससे सभी जो निर्भरता लेकर के चलते हैं, जो भी देश होते हैं, उन सभी को भी नुकसान होता है। माना हमारे पास आज ए है, लेकिन हमारे पास बी उपलब्ध नहीं है, तो हम बी दूसरे देश से उपलब्ध करेंगे। दूसरे देश के पास बी है लेकिन सी नहीं है, तो सी बी को लेगा, बी, ऐसे आदान प्रदान एक चैन श्रृंखला होती है। उसी के माध्यम से जो हमारा देश है, देश और विदेश की जो इकोनॉमी है वो चलती है। किसी एक देश या किसी एक वस्तु से या किसी एक निर्णय से कोई देश नहीं चलता, कोई परिवार नहीं चलता। हम अपने परिवार को लेकर के सोचते हैं। उसी प्रकार से बड़े स्तर पर अगर हम अपने देश और विदेश की सोचेंगे, उसी प्रकार से ये निर्णय लेना बहुत ही लाजमी है। लेकिन क्या ये सफल रहेगा, क्या ये असफल रहेगा, इसको हम विस्तार से जानते हैं। वैश्विक तेल संकट, उड़ानें क्यों रद्द हो रही हैं? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अभी देखा होगा कि हॉर्मुज से आने वाले जो भी तेल के जो एक भंडारण विमान हैं, उनको रोका जा रहा था, उनको मारा जा रहा था। अमेरिका का हो या पाकिस्तान का हो या अफ़गानिस्तान का हो, जो भी उस देश से आयात कर रहा था, उन सभी को हॉर्मुज के रास्ते उनको रोका जा रहा था, मारा जा रहा था। तो वो एक हमारे लिए टेंशन का कारण हो सकता है। क्योंकि जब हमारे पास वो आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो हम क्या करेंगे? हम विमानों को किस प्रकार से उड़ाएंगे? इसी प्रकार से क्रूड सप्लाई ब्लॉक, वैश्विक आपूर्ति का 20% बाधित हो गया है। इसी प्रकार से एटीएफ, विमानन ईंधन की जो कमी है, एटीएफ रिपोर्ट के अनुसार यूरोप के पास केवल 6 सप्ताह का ईंधन है। केवल और केवल यूरोप के पास 6 सप्ताह का है। बड़े पैमाने पर उड़ानें बंद रद्द हो गई हैं। आपने देखा होगा कि जो उड़ानें हैं वो अधिकतर धीरे-धीरे बंद होती आ रही हैं। हम देखेंगे ये
लुफ्तांसा 20,000 उड़ानें 20,000 उड़ानें रद्द, 27 विमान ग्राउंडेड। ये हमने एक रिपोर्ट के माध्यम से देखा। KLM डच एयरलाइंस 160 उड़ानें रद्द हो गई। EasyJet पहली छमाही में $506 मिलियन के नुकसान की आशंका देखी गई है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, देश और विदेश की जो इकोनॉमी है, वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। जब इकोनॉमी प्रभावित होगी तो हमारे जो दैनिक जो दिनचर्या या हम कहें एक दूसरे जो हमारा आवागमन होता है, उस प्रकार की क्रियाओं पर लगाम होती है। अगर लगाम होगी तो हमारे जो कार्य हैं वो बाधित रहेंगे। हवाई सफ़र महंगा क्यों हो गया? क्योंकि महंगा इसलिए हो गया क्योंकि आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस वजह से उसका जो मूल किराया है वो हवाई अड्डे का उपयोग का शुल्क, टैक्स लेने लगे, डेवलपमेंट फीस लेने लगे, क्योंकि उनको वो तेल महंगा मिलने लगा। भारत का मास्टर स्ट्रोक क्या है आयात से आत्मनिर्भरता तक? क्योंकि इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल समस्या देखो, इथेनॉल के पीछे हमने क्यों इसको जानकारी को लेकर क्या है, क्योंकि इसको लेकर के समस्या विमानों को क्या है, हमारी भारत अपनी तेल जरूरतों का 87% आयात करता है। तो हम देख सकते हैं अगर हमारे पास 100 रुपये हैं अभी वर्तमान में, तो वो 87 हमारे बाहर से लिए हुए हैं किसी सामान के बदले या किसी पैसे के बदले। तो हम कितने बड़े प्रतिशत पर दूसरे देश पर निर्भर हैं, क्यों न हम इसे स्वयं कर लें। समाधान क्या होगा? गडकरी जी की घोषणा, विमान ईंधन और पेट्रोल में स्वदेशी इथेनॉल मिलाया जाता है। ठीक है, ये इनकी घोषणा है। अब आगे हम जानेंगे क्या है लक्ष्य, क्या है? आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता खत्म करना, स्वदेशी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का निर्माण करना है। ये सरकार के पॉइंट थे। इसी प्रकार से इथेनॉल C2H5OH आखिर है क्या? समान ऊर्जा, रासायनिक रूप से यह एक अल्कोहल है, लेकिन इसे जलाने पर पेट्रोल के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए, ये इस प्रकार एक तरह से अल्कोहल है। अल्कोहल है, जब हम इसको जलाते हैं तो इससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो पेट्रोल के कार्य करती है। इसका जो फॉर्मूला है वो C2H5OH होता है। स्वच्छ ईंधन क्या है? जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO और CO2 का उत्सर्जन पेट्रोल की तुलना में बहुत कम होता है। हमने देखा कि पेट्रोल जो है, जब पेट्रोल से जो भी वाहन या विमान जब उड़ते हैं या चलते हैं, वाहन चलते हैं और विमान उड़ते हैं, तो वे एक प्रदूषण बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। लेकिन एथेनॉल से इस प्रकार का प्रदूषण बहुत ही कम होगा। किफ़ायती क्या है? उत्पादन लागत कम होने के कारण यह तकनीकी रूप से पेट्रोल से सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार एथेनॉल निर्माण 3 पीढ़ियों का विज्ञान क्या कहता है? प्रथम पीढ़ी क्या है? गन्ने का रस है, मीठा ज्वार है, मक्का है, सड़ा आलू है, खाद्य पदार्थ है। इनसे इथेनॉल को बनाया जा सकता है। वर्तमान स्थिति सबसे अधिक उपयोग या किसानों को बेहतर मूल्य दिलाता है, चीनी मिलों को बंद होने से बचाता है। अगर इस प्रकार का चलेगा तो हमारी जो खेती की निर्भरता है वो किसानों, आजकल देखा होगा किसान खेती से दूर हटते चले जा रहे हैं, उनकी रुचि नहीं है। जब इस प्रकार की ये आ जाएगा इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया, तो फिर से खेती करने, गन्ना करना, मीठा ज्वार है, आलू है, इस प्रकार की खेती पर ध्यान दिया जाएगा। तो हमारी जो भारत की जो खेती है उसको किया जाएगा, तो हमारी निर्भरता भी कम हो जाएगी। द्वितीय पीढ़ी क्या है? गेहूं, चावल की भूसी, भुट्टे का कचरा। वर्तमान कचरे, पराली की समस्या का समाधान, उपयोग के बचे अवशिष्टों का फर्मेंटेशन। अब देखिए, जो पराली जलाते थे उसका भी उपयोग हो जाएगा, तो प्रदूषण आम बात है कम हो जाएगा। तृतीय पीढ़ी क्या है? शैवाल, वर्तमान भविष्य की तकनीकी जिस पर अभी शोध और विकास चल रहा है, अभी ये स्पष्ट रूप से नहीं है। डिकोडिंग फ्यूल जार्गन E20 से E100 तक। अभी हम वर्तमान में जो BS6 मॉडल के जो वाहन हैं उनमें E20 लगभग सभी पेट्रोल पंप है, सभी जो तेल निर्यातक संसाधन हैं उन सभी पर E20 अभी वर्तमान में चल रहा है। क्या है वो भी देखेंगे। शुरुआत में E5 E10 फ्लैक्स फ्यूल प्रारंभिक स्तर आया था, अभी वर्तमान में E20 चल रहा है। आगे आने वाले में E85 है, लेकिन E100 असल में 100% एथेनॉल नहीं है, इसमें अधिकतम 95% और 5% पेट्रोल होता है, क्योंकि 100% एथेनॉल का मतलब होता है पेट्रोल का पूरी तरह खत्म हो जाना। तो हम ये भी देखेंगे कि ये
पूर्ण रूप से पेट्रोल खत्म नहीं होगी, क्योंकि इथेनॉल को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल का 1% से लेकर के 5% तक का होना अति आवश्यक है, तभी हमारा जो इथेनॉल है वो सही से ऊर्जा करके पेट्रोल बना पाएगा। हम देखें भारत की फास्ट ट्रैक टाइमलाइन क्या है। 2024 में E100 95% ब्लेडिंग है। फ्यूल का सफल परीक्षण और शुरुआत 2024 में हो चुकी है। 25 में 20% एथेनॉल को लागू कर दिया गया है। 26 में क्या योजना, विमान ईंधन में 20% SAF ब्लेडिंग की अनुमति। अभी जो हमारे वाहनों में चल रहा है, इसी प्रकार से विमानों में 2026 में 20% की अनुमति होने जा रही है। इसी प्रकार से 1 अप्रैल 2027 से क्या होगा, कैप 3 कॉर्पोरेटिव एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मानकों को लागू करना, जिसमें फ्लेक्स फ्यूल और ईवी इंजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। ईवी इंजन है और फ्लेक्स फ्यूल है, इनको प्राथमिकता 1 अप्रैल 2027 से दी जाएगी। ग्लोबल बेंचमार्क दुनिया क्या कर रही है अब इस इथेनॉल को लेकर के, ऐसा नहीं है कि ये भारत में ही है, अब इसको लेकर के देश में क्या चल रहा है, अब देश के अलावा दुनिया में क्या चल रहा है वो भी हम जानेंगे। जो ब्राजील देश है वो E100 का सफल उपयोग गन्ने से उत्पादित इथेनॉल पर निर्भर है। स्वीडन है E85 फ्यूल का व्यापक उपयोग है। यूरोपीय देश है, इथेनॉल का उपयोग अभी सीमित है, मुख्य रूप से E5 से E10 तक का मिश्रण है, यूरोपीय देशों में अभी कम है। लेकिन भारत का लक्ष्य क्या है, यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ते हुए ब्राजील के स्तर तक पहुंचना है हमें। ये देखिए 100% नहीं होता, ये अधिकतम 95% ही होता है, उसमें 5% पेट्रोल की मात्रा होती है। बहु आयामी प्रभाव, किसान, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर। विदेशी मुद्रा 87% निर्भरता को घटाकर 70% तक ला सकता है। वैश्विक क्रूड कीमतों में उछाल के बावजूद घरेलू फ्यूल की कीमतें स्थिर रखने में मदद होगी इसकी। 87 से 70% आ जाएगा तो हमारे जो अभी वर्तमान में चल रही पेट्रोल की स्थिति को देखते हुए बहुत मदद होगी। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉल्यूशन कम होगा। मिथक बनाम वास्तविकता, क्या इथेनॉल से इंजन खराब होते हैं, इसको भी हम जानेंगे। मिथक अफवाहें क्या कहती हैं। E20 पेट्रोल से गाड़ियों में रस्टिंग जंग आ जाती है। इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों का माइलेज और दक्षता एफिशिएंसी घट जाती है। सरकार की प्रतिक्रिया, वास्तविकता क्या है। राजमार्ग मंत्री के अनुसार माइलेज या इंजन दक्षता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। रस्टिंग के दावे अक्सर पेट्रोलियम कंपनी की लॉबी का दुष्प्रचार है जो इस को रोकना चाहती है। समाधान इससे क्या होगा, भविष्य के लिए फ्लैक्स फ्यूल इंजनों का निर्माण जो विशेष रूप से उच्च इथेनॉल मिश्रण के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस प्रकार के ये जो अफवाहें कहें, मिथ कहें या वास्तविकता कहें, इस प्रकार के हैं। दोनों तर्क और वितर्क जो रहते हैं वो हमने आपके सामने अभी पेश किए। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चुनौती क्या है, खाद्य सुरक्षा। जोखिम क्या रहेगा, यदि 100% इथेनॉल पर शिफ्ट होता है तो किसान केवल ईंधन के लिए फसलें उगाना शुरू करेगा। देखिए ये भी बात सही है इनकी। क्या है जोखिम, क्या रहेगा कि जब ये इस प्रकार का चलेगा तो 100% जो किसान है वो इसी के लिए उगाएगा, क्योंकि उसे अच्छा रेट मिलेगा। अच्छा रेट मिलेगा तो कहीं ना कहीं खाद्यान्नों में हमारे कमियां आएंगी, कमी होगी। सरकारी सुरक्षा क्या कहती है, सेफ गार्ड। सरकार का स्पष्ट रूप, हमारे पास खाद्यान्न की कोई कमी नहीं। यदि भविष्य में फूड सिक्योरिटी पर कोई भी संकट आता है तो सरकार ब्लेडिंग को तुरंत प्रभाव से रोक देगी, वापस पेट्रोल पर शिफ्ट हो जाएगी। ये भी बात सही है। जब इस प्रकार की कोई खाद्यान्न कमी आएगी तो सरकार उसको रोक करके वापस पेट्रोल पर आ जाएगी, हो सकता है जब तक पेट्रोल की स्थितियां सामान्य हो जाएं। अगला है विवाद और स्पष्टीकरण। विपक्ष का सवाल क्या है, सियान एग्रो जो नितिन गडकरी जी के परिवार की कंपनी है। देखिए सियान एग्रो अभी चर्चा में बना हुआ था, जो नितिन गडकरी जी के जो रिलेटिव हैं उन्होंने के इस प्रकार का, इन्होंने इस कंपनी को लेकर के इस प्रकार के प्रयोग किए हैं जो कि एक तरह से कहें अनलीगल हैं। इस प्रकार के विपक्ष के तर्क थे। अगर आप कहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो इसको लेकर के भी एक डिटेल वीडियो के जो हमारी सियान एग्रो कंपनी है उसको लेकर के नितिन गडकरी जी का क्या फॉर्मूला है और क्या किस प्रकार से चलाते हैं, क्या उसमें अभी हुआ था, तो वो भी मैं एक डिटेल से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें। आरोप क्या, क्या नीति निर्माण से मंत्री के परिवार की कंपनियों को सीधा लाभ मिल रहा है। अब देखिए इसमें क्या है,
जो विपक्ष है, जो वितर्क कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी इसलिए इसको लेकर के आए हैं क्योंकि सियान एग्रो है, वो उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं की कंपनी है, तो उसमें उसको बढ़ावा मिलेगा, तो जो उसकी जो इनकम है, जो सोर्स हैं, वो उसके लोगों के परिवार के लोगों को मिलेगा लाभ सीधा। सरकार का जवाब क्या है? अगर देश में 100% एथेनॉल बन रहा है तो उसमें सियान एग्रो का परसेंट 1% से भी कम है। अब देखिए सरकार ये कह रही है कि 1% से कम है, तो क्या इसका कहना गलत है या इसका कहना गलत है? तर्क वितर्क यही होते हैं। एक विशाल राष्ट्रीय नीतिगत बदलाव को किसी एक छोटी कंपनी के मुनाफे से जोड़कर देखना अनुचित है। ये भी बात सही है। अगर 1% से कम है, तो ये जो तर्क दिए जा रहे हैं कि इन्हीं परिवार को सियान एग्रो से फ़ायदा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। निष्कर्ष क्या है? हरित उड़ान और आत्मनिर्भर भारत वैश्विक भू-राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स के झटकों से बचने का एकमात्र रास्ता ऊर्जा में आत्मनिर्भरता है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाहनों और विमानों में नई पीढ़ी के इंजन, अभी जो नई पीढ़ी के जो इंजन होंगे इथेनॉल के हिसाब से होंगे, तो उसमें बचत होगी, लेकिन जो पुराने इंजन हैं उसमें थोड़ी सी रस्टिंग की समस्या है। फसल प्रबंधन, एग्रीकल्चर, खाद्य सुरक्षा और ईंधन के बीच सही संतुलन, ग्रीन हाइड्रोजन, अगली पीढ़ी के इंजनों को और अधिक कार्यकुशल बनाना। विमानन ईंधन में एथेनॉल सिर्फ एक फ्यूल शिफ्ट नहीं है, यह भारत को आयातकों की कतार से निकालकर ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का ब्लूप्रिंट है। ये अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए एक गौरवान्वित बात होगी कि हम अपने आप इस प्रकार से हमने डेवलप किया कि हमारे जो वाहन हैं, हमारे जो विमान हैं, वो इथेनॉल जो भारत से बनती है, अपने आप में निर्भर हो जाएगा, तो किसी विदेश के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहेगा जैसा अभी वर्तमान में है, क्योंकि 87% पेट्रोलियम का आयात होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल का है। अगर पूर्ण रूप से बंद भी होती है, तो हम जैसे खड़े हैं, इस प्रकार से हम खड़े रह जाएँगे, किसी का आवागमन नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का काम नहीं कर पाएगा। उससे हमें बचने के लिए इस प्रकार का जो उपाय सरकार द्वारा खोजा जा रहा है, ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमें इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि समर्थन करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें इससे आने वाले समय में बचत, हमें आने वाली परेशानियाँ, उससे बचत होगी। तो हमें सरकार के जो निर्णय रहते हैं, उसमें किस प्रकार से हमें आने वाले समय में फ़ायदा होगा, इस चीज़ को लेकर के समर्थन करना चाहिए। बाकी आप सभी के मत है, आप जैसा सोचो, जैसा कहो, वो सब चलता रहता है, तर्क और वितर्क चलते रहते हैं, पक्ष-विपक्ष का बातचीत चलता रहता है, लेकिन जब देश हित की बात आती है, तो देश हित के लिए जो ज़रूरी होता है, वो हमें सबसे पहले करना चाहिए। क्योंकि देशभक्ति ये नहीं कि बॉर्डर पे सुरक्षा, तो जो खड़े जवान हैं वही सुरक्षा करते हैं। देशभक्ति भी वो भी है कि जब वो जवान अपने घर आएगा, अपने फ्यूल की कमी देखेगा, तो कहेगा कि हमारा जो देश था, हमारे देश के लोग थे, उन्होंने इथेनॉल को बनाने में मदद नहीं की थी, सरकार की सहायता नहीं की थी, सरकार को इस प्रकार से अवगत नहीं कराया था, तो कहीं न कहीं वो देशभक्ति करने वाले व्यक्ति को भी झकझोरेगा। तो हमें जहाँ भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, हमें देशभक्ति बनाए रखने के लिए जो सरकार के नियम आते हैं, सरकार के जो एक तरह से कहें, इस प्रकार की जो आने वाले समय में हमें लाभकारी होते हैं, उस प्रकार का सहयोग करना चाहिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, आपको पूरी डिटेल आपको दे चुके हैं, आप विस्तार से देखिए, अपने साथियों को, उन सभी को शेयर कीजिए जो अभी तक असमंजस में थे या शॉर्ट टर्म जिन्होंने देखा था, वो वाइड डिटेल से देख सकते हैं, जब भी आपको समय मिले उस अनुसार देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।